नमस्कार। 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आज हम आपको इन 5 बड़ी खबर दिखाएंगे, जिसमें पहली खबर दिल्ली की सियासत को लेकर के है, जहां टीडीपी और जेडीयू अपना समर्थन तो एनडीए को दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले पहले राजनीतिक तोलमोल भी चल रही है। दूसरी खबर यूपी से है, जहां कभी सत्ता के केंद्र में रहने वाली बीएसपी इस लोकसभा चुनाव में हाशिए पर चली गई और वोट शेयर सबसे कम रहा। तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां चाचा भतीजे की लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ और पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। चौथी खबर छत्तीसगढ़ से है, जो आदिवासी बाहुल्य इलाकों में बीजेपी की स्वीकार्यता ने कांग्रेस की जड़ें हिला दी। और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर इंदौर से, जहां हमेशा एक नंबर पर रहने वाली जिद करने वाली इंदौरी इस बार अनोखे तरीके से इतिहास बना गई, जिसको तोड़ पाना कई दशकों तक नामुमकिन होगा। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद एनडीए के पास बहुमत तो है, लेकिन बीजेपी के पास अकेले बहुमत न होने के चलते उसके सहयोगी दलों यानी कि टीडीपी और जेडीयू की अहमियत काफी बढ़ गई है। यह माना जा रहा है कि दोनों ही दल बीजेपी को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन सरकार में भागीदारी से लेकर अपनी अनक दोनों ही दल दिखाने लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों ही दलों ने बीजेपी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। एनडीए गठबंधन के तहत अगर बीजेपी को तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है, तो उसे टीडीपी और जेडीयू की शर्तों को मानना होगा और इसके लिए दोनों ही दलों ने प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी से टीडीपी केंद्र सरकार में 5-6 मंत्रालय और लोकसभा में अध्यक्ष पद की डिमांड कर सकती है। इतना ही नहीं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए सरकार में शामिल होने के लिए भी स्पीकर का पद और कई मंत्री पदों की मांग कर सकती है। दिलचस्प यह भी है कि बीते दिनों सूत्रों ने यह भी दावा किया था कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन द्वारा नीतीश को डिप्टी पीएम तक का पद ऑफर किया गया है। हालांकि इसको लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तनु, अब जिस तरह से कल हमने देखा, एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन अब जो कश्मकश है वो भी नजर आ रही है। आज दिल्ली में एनडीए और इंडिया दोनों की बड़ी बैठकें होने वाली है और इसके साथ ही टीडीपी और जेडीयू को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बैठकों में क्या कुछ तस्वीरें आगे आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है तनु? जी बिल्कुल गरिमा, देखिए आज का वो दिन है जो कल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही दल, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों की ही धड़कनें बढ़ी हुई है। क्योंकि सवाल यहाँ पर नीतीश बाबू का भी है। जिस तरीके से जो नीतीश बाबू है और जो तेजस्वी है, दोनों ने आज फ्लाइट में जो है वो सीट जो है वो शेयर की है। अब आप समझ जाइए, पहले दोनों अलग अलग बैठे थे, नीतीश ने हाल पूछा तेजस्वी का, तेजस्वी ने हाल पूछा नीतीश का, लेकिन उसके बाद दोनों एक सात सीट पर नजर आ गए। और जब तेजस्वी दिल्ली पहुंचे और मीडिया ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत जल्द जो है वो पता लग जाएगा, थोड़ा सा धैर्य तो रखिए। और वही जो है इंडिया गठबंधन की जो है वो मुस्कुराहट, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। तो धड़कनें दोनों तरफ से बढ़ी हुई है। और वही जो चंद्रबाबू नायडू है और जो नीतीश कुमार है, उन दोनों ने पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो अब बढ़ाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई जिक्र कर रहा है कि हमें तो मंत्रालय चाहिए, वहीं 6 से 7 मंत्री पद की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो बड़ी देखने वाली बात होगी। हालांकि 8 तारीख जो है वो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उस दिन जो है वो शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन जिस तरीके से अगर ये पूरा सिनेरियो समझा जाए गरिमा, तो वो शपथ लेने की बात जरूर कह रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन आज शाम तक जो है वो पिक्चर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर हो जाएगी। जिस तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा है और तमाम जो पोस्टर्स है वो भी सोशल मीडिया पर नीतीश के वायरल हो रहे हैं कि नीतीश सबके हैं और नीतीश आप पलटी मार जाइए, इस तरीके के तमाम पोस्टर भी है जो है वो सामने आने लगे हैं। तनु, जिस तरह से हमने ये भी देखा था कि जब चुनावी सभा हो रही थी, तो इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि चर्चा तो हमारे ही है, ऐसा उन्होंने कहा था। और इससे लेकर के तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे और जेडीयू के तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहे थे। तो ये सारी चीजें अब कनेक्ट की जा रही हैं इस चुनाव को लेकर के, परिणाम को लेकर के। जी बिल्कुल गरिमा, जो जेडीयू के नेता हैं उनकी तरफ से तमाम बयान सामने आ रहे हैं और उनके जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि हम एनडीए में ही हैं, एनडीए में ही रहेंगे।
लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में जो अभी तस्वीर में देख पा रही हूँ और तमाम जो बयानबाजी जो चल रही है दोनों तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी जो बातें चल रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि नीतीश जो है वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। बड़ी बात ये है, चाहे जितनी भी तमाम बातें यहाँ पर कही जा रही हो और उसके बाद जो है वो बिल्कुल सत्ता पलट जो है वो हो सकता है। हालांकि जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और नरेंद्र मोदी की जो तमाम दिग्गज नेता है, उनकी अनऑफिशियल मीटिंग जो हुई है उसमें ये तस्वीर निकलकर सामने आई है कि नीतीश बाबू को जो है हर तरीके से मनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा गया कि वो जो है डिप्टी पीएम का भी ऑफर कर सकते हैं। तो बड़ी बात ये है और नीतीश जो है इस बार बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कहाँ अभी थोड़े दिन पहले वो पलटीबाज जो थे वो कहे जा रहे थे, हालांकि अभी भी कहा जा रहा है, लेकिन एक बड़ी भूमिका नीतीश जो है वो निभा सकते हैं। तनु, जिस तरह से जब एनडीए अलायंस जब बना था, पूरा गठबंधन जब तैयार हुआ था, उस दौरान हमने देखा था कि नीतीश कुमार की बढ़ चढ़ के भूमिका भी थी इस पूरे गठबंधन को बनाने में और सारी चीजों को मैनेज करने में, और कहीं ना कहीं उनकी जो जहन में पीएम पद की जो टीस है वो भी नजर आती है। तो अगर एनडीए अलायंस के साथ में वो मिलते हैं, हालांकि डिप्टी पीएम पद का जो डेजिग्नेशन है वो ऑफर किया गया था, लेकिन जो पीएम पद की जो टीस है वो भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। और अगर ऐसा होता है, अगर विपक्षी दल के साथ अगर ये दोनों पार्टियां शामिल हो जाती हैं, तो आने वाले वक्त में कितने बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव के जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि काफी कुछ बदल भी सकता है। और क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल थे, जो एग्जैक्ट पोल बीजेपी कह रही थी कि एग्जिट पोल को हम एग्जैक्ट पोल में बदल देंगे, लेकिन एग्जिट पोल के बिल्कुल अलग, बिल्कुल पलट नतीजे सामने आए। जी बिल्कुल गरिमा, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से तमाम एजेंसियां जो है वो एग्जिट पोल दिखा रही थी और ये बात कही जा रही थी कि एग्जैक्ट होंगे ये साबित, बीजेपी की तरफ से बात कही जा रही थी, एनडीए की तरफ से बात कही जा रही थी, लेकिन एग्जिट पोल तो एग्जैक्ट जो है वो नहीं हुए। और जिस तरीके से अगर नीतीश की बात की जाए, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात जरूर है गरिमा कि अगर पीएम पद के लिए उनके पास ऑफर जाता है, हालांकि अभी डिप्टी पीएम पद के लिए ऑफर चला गया है उनके पास, सूत्रों से ये जानकारी हमारे पास है, लेकिन अगर पीएम पद के लिए ऑफर जाता है इंडिया गठबंधन की तरफ से, और जब तमाम मुस्कुराहट, खासकर कि आपने भी देखा होगा गरिमा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो सोनिया गांधी जो थी वो बड़े दिनों बाद इस तरीके से मुस्कुराई थी, और जब वो कांग्रेस कार्यालय पहुंची थी तब कम से कम 3 से 4 मिनट तक उनकी जो मुस्कुराहट थी वो बरकरार थी। और अब तेजस्वी का ये बयान कि धैर्य तो रखिए, आप देखिएगा ना आगे क्या होता है, तो ये जो तमाम बातें हैं ये जरूर कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है कि कुछ तो दाल में जरूर काला है। ठीक है तनु, आगे भी होने वाले इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब समर्थन को कितनी तैयार हैं ये दोनों दल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीत पाना तो दूर, दूसरे स्थान पर आने लायक भी नहीं रहा है। बीएसपी के वोट बैंक में भी विपक्षी दलों ने जमकर सेंध लगाई, लिहाजा पार्टी का वोट शेयर इकाई में आ गया। बीएसपी ने किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया और अंतिम वक्त तक अपने फैसले पर कायम रही। ये पार्टी के हार का सबब बन गया है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 24.67% वोट मिले थे और अब उसने 19 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को करीब 27.42% वोट मिले थे और उसके 20 सांसद बने थे, जो कि बीएसपी का लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन था। लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक बीएसपी की सीटों पर सबसे ज्यादा सपा ने सेंध लगाई है। सपा ने श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, जौनपुर, लालगंज, गाजीपुर और घोसी सीट पर अपना कब्जा जमाया। वहीं कांग्रेस ने सहारनपुर और अमरोहा सीट पर जीत हासिल की। इसके अलावा बिजनौर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल और नगीना में आजाद समाज पार्टी ने जीत का परचम लहराया। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी को बीएसपी की सीट पर जीत हासिल हुई है। बीएसपी ने यूपी के अलावा कई अन्य राज्यों में भी चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे थे, हालांकि उसके वोट केवल 2.06% वोट मिले हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश से हमारे स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, बड़ा असर देखा गया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल्स थे उसके बिल्कुल विपरीत परिणाम सामने आया, लेकिन बीएसपी जो कि एक वक्त में उत्तर प्रदेश में सरकार में थी और इतना ज्यादा असर देखने को मिलेगा इसकी उम्मीद बिल्कुल भी मायावती ने नहीं की होगी। और इस तरह की चीजें, जो वोटिंग परसेंटेज था बीएसपी का वो काफी गिरा रहा। ऐसे में आगे किस तरह से मैनेजमेंट किया जाएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था
बीएसपी को, जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान बीजेपी की बी पार्टी भी कही जा रही थी कि पीछे से समर्थन भी अपना बीजेपी को दे सकती है बीएसपी, लेकिन एंड तक हमने देखा कि बीएसपी किसी के भी गठबंधन के साथ शामिल नहीं होना चाह रही थी और अकेले चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी। और अब इतना बड़ा असर उत्तर प्रदेश में, जहां पर एक वक्त में बीएसपी की सरकार थी। देखिए गरिमा, 2024 के जो चुनाव रहा उत्तर प्रदेश के लिए एकदम चौंकाने वाले रिजल्ट थे। जो एक संभावना जताई जा रही थी, एग्जिट पोल आए थे 440, 435, 415 के जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे, सपा की सीटें ना के बराबर दिखाई जा रही थी, लेकिन जो रिजल्ट कल सामने आया उत्तर प्रदेश की एकदम सियासत ही बदल गई है। और बहुजन समाज पार्टी की बात कर ले तो ये लार्जेस्ट पार्टी, नेशनल पार्टी है। आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री रही मायावती, बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के थी, लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो ये इतिहास की सबसे करारी हार होगी बहुजन समाज पार्टी की। अकेले चुनाव लड़ने का जो इनकी नीति थी मायावती की, वो एकदम उल्टी साबित हो गई। अब बसपा को 80 में से एक सीट नहीं मिली, खाता भी नहीं खुला। 2019 की बात करें तो 10 सीटें फिर भी मिल गई थी, सपा के साथ गठबंधन था। लेकिन अब नतीजों की बात की जाए तो एक सीट का ना आना, ये एक बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत शर्म की बात है बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि जैसा संगठन था, मायावती से एक दबदबा हुआ करता था बहुजन समाज पार्टी की, एक अपनी एक दमखम जैसी स्थिति थी। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो उनका संगठन अब बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। उनकी हार हो चुकी है। अकेले चुनाव लड़ने की जो रणनीति थी वो एकदम उनकी बकवास रही, कहीं कामयाब नहीं हुई। बसपा का परंपरागत जो वोटर्स था, जाटो समाज का वोटर्स था, वो उनसे दूर हो गया। 79 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। दूसरा तो पहला तो छोड़िए, तीसरे नंबर पर सब उम्मीदवार इनके दिखाई देते रहे। मायावती की उदासीनता के कारण जो इनके समाज के लोग थे, शिक्षित लोग थे, युवा लोग थे, वो इनसे नाराज दिखे, अलग विकल्प ढूंढने लग गए सब की कोई और जगह जाना चाहिए। इनकी जगह इन्होंने समाजवादी पार्टी या चंद्रशेखर आजाद या कांग्रेस को इन्होंने अपने नजरों में उतारा, उनके ये सपोर्ट में आए। अब मायावती ने इस पे रिएक्शन जरूर दिया है। पहला रिएक्शन कहा गया है, इनका कहना है कि काफी नुकसान हुआ है। जिन जातियों को इन्होंने टिकट दिया उनको वोट नहीं मिला, काफी सोच समझकर उनको टिकट देना चाहिए था। मुसलमानों, पिछड़े समाज के उम्मीदवारों पर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं। मायावती को जो नतीजे मिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनको काफी झटका लगा है और उन्होंने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि आत्ममंथन करना चाहिए, अब मुझे और समीक्षा भी करनी होगी। और इनकी सबसे बड़ी गलती थी इन्होंने जो अपने भतीजे आकाश आनंद को इनके पक्ष से हटाया, ये इनको काफी झटका लगा। वो काफी बेहतर मतलब काम कर रहे थे। कुछ उम्मीद थी बीएसपी की कि 2024 में कुछ कर पाएगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। श्रावस्ती, गाजीपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर जैसी सीटें जो कि इनका गढ़ कहा जाता था, वो सीटें भी ये हार गए, सपा के खाते में चली गई। अमरोहा, नगीना कांग्रेस के खाते में चली गई। तो एक बहुत ही भारी झटका मायावती को लगा है, उनके संगठन को लगा है। इस पर उनको काम करना चाहिए। तो अब जिस तरह से देखा जा रहा है वंदना जी, आगे आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलें बीएसपी को, क्योंकि अब पार्टी की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। देखिए गरिमा, अभी 2019 में इन्होंने गठबंधन किया, ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, कम से कम 10 सांसद इनके संसद पहुंचे। 2024 में ये अकेले चलने का नारा लेके चली, जहाँ पे एकदम इनकी स्थिति 10 से 0 पे आ गई। वोट परसेंटेज की बात कर लो तो इनके वोट परसेंटेज 2.06, बहुत ही कम, 0 के बराबर। तो इनको काफी मंथन की जरूरत है। 2027 का चुनाव आ रहा है, जिस हिसाब से अखिलेश ने बढ़त बनाई है उत्तर प्रदेश में, सीटें लेके आना, 35 सीटें लाना, गठबंधन को 41-43 सीटें जाना, ये बड़ी बात। तो 2027 की बात की जाए तो मायावती को फिर से शासन सत्ता में आने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। या तो उनको गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा या फिर वो खुद स्वयं मेहनत करें। दूसरी चीज कि अब यूपी की स्थिति अगर देखा जाए तो 80 सीटें थी लोकसभा 80 सीटों में पूरी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को कि 80 में से 80 सीटें लेके आएंगे, 80 में से 79 लेके आएंगे। लेकिन स्थिति एकदम डामाडोल है। बीजेपी की स्थिति खुद डामाडोल जैसी दिखी, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, उसके बाद बीजेपी की स्थिति यहाँ खराब है। लेकिन रिजल्ट की बात की जाए तो अखिलेश यादव गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। अकेले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को अगर, क्योंकि 2004 सबसे ज्यादा सीटें अगर मिली है उत्तर प्रदेश में 2004 के बाद 2024 में मिली है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये सपा के लिए, अखिलेश के लिए, गठबंधन के लिए। वहीं इनसे सबक लेना चाहिए मायावती को, क्योंकि 2027 ज्यादा दूर नहीं है, विधानसभा चुनाव है।
तो इसको देखते हुए मायावती को काफी मंथन की आवश्यकता है। ठीक है वंदना जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बहन जी का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया, ऐसी अब तमाम तरह की बातें अब निकल के सामने आ रही हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है बसपा का वो काफी कम रहा। चलिए तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र में पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत गंवा दी और यही वजह है कि पार्टी केंद्र में बहुमत को हासिल नहीं कर पाई। महाराष्ट्र में बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ है। पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो फाड़ होने का सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस के सांसदों की संख्या 1 से बढ़ाकर 13 पर पहुंच गई। ऐसे में राज्य में सबसे ज्यादा लाभ कांग्रेस पार्टी को हुआ है। अगर महायुति की बात करें तो वहां पर एकनाथ शिंदे अपने पोजीशन उन्होंने मजबूत कर लिया। बीजेपी को 9 सीटें मिली हैं तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली। ऐसे में उनकी बार्गेनिंग बढ़ गई है। हालांकि अजीत पवार का रुतबा जरूर घटा है, वे बारामती सीट को नहीं जीत पाए। ऐसे में आने वाले दिनों में उनके लिए संकट भी बढ़ सकता है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ महाराष्ट्र से हमारे ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, जिस तरह से बीजेपी को उम्मीद थी जिन जिन जगहों से, जिन जिन राज्यों से, वहां पर उम्मीद की बिल्कुल पलट तस्वीरें हमने देखी। आप जिस तरह से लगातार अब जिक्र भी करते रहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति देश के दूसरे राज्यों की तुलना में काफी अलग है और तस्वीरें भी इसी तरह से देखी। और जिस तरह से यहां पर दो फाड़ हमने देखा था उसका पूरा फायदा कांग्रेस को हुआ है। जहां पहले 1 सांसद थे अब वो 13 पर पहुंच गए हैं। कितना असर आगामी आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए ये मुश्किल का वक्त है और जब सरकार बनाने का वक्त है तो अब जो दूसरे दल के जो नेता हैं उन पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर वो दूसरे इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो सरकार गिर सकती है। जी गरिमा, मैं शुरू से बताते चला रहा था, जब ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करे, जब 1.5 महीने की ये पूरे चुनाव चल रहा था, तभी स्वदेश शुरू से कहता हुआ आ रहा था कि देखिए महाराष्ट्र में खिचड़ी पक सकती है। वो देखिए खिचड़ी पकी और उसकी सुगंध भी आने लगी घी की। तो आप देखिए, मैं शुरू से जब ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट कर रहा था तो ये बात बोल रहा था कि शायद डेंट लगे बीजेपी को, और ये बहुत बड़ा डेंट लग गया। 9 सीट में सिमट के रह गई बीजेपी और महाअघाड़ी 30 सीट लेके आ गई। और कांग्रेस का परफॉर्मेंस 11 सीटों के साथ, और उद्धव ठाकरे जिसको बताया जा रहा था कि शायद पार्टी समाप्त हो जाएगी, वो अपनी परफॉर्मेंस दोहरा ली। लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ शिंदे भी अपने परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं कायम रखे और 7 सीट लेके आए। लेकिन जहां तक स्वदेश की बात है, स्वदेश ने मोहर लगा दी शुरू से। जब पूरे चैनल एक तरफ से कह रहे थे कि महाराष्ट्र में एक तरफा जीतेगी बीजेपी और बीजेपी गठबंधन एनडीए, तब हम ही एक अकेला चैनल था जो कह रहा था कि ये महाराष्ट्र में खिचड़ी पक रही है और देखिए कुछ ना कुछ अलूलोल फेल होगा। एग्जिट पोल भी फेल हो चुके थे, एक्सपीरियंस पोल भी फेल हो चुके थे। वहां पे स्वदेश की मोहर लगी और स्वदेश ने बताया वैसे ही हुआ। और यहाँ पे देखिए आज महाअघाड़ी सरकार आज 30 लोकसभा सीट लेके नंबर 1 पे है और बैकवर्ड पे आ चुकी है। पूरी तरह डेंट लग चुकी है बीजेपी को और 9 सीट के साथ शायद यूपी के बाद अगर सबसे बड़ा डेंट कोई लगाया है तो महाराष्ट्र से गरमा। और उसको देखते हुए आप देखिए इनकी पोजीशन भी बढ़ गई, इनकी हैसियत भी बढ़ गई और कहीं ना कहीं जाके आज बीजेपी महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में शायद वो परफॉर्म न कर पाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव लगने वाले आने वाले और बीएमसी चुनाव आने वाले, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं गठबंधन को बहुत बड़ा डेंट लगा है। और कांग्रेस हुआ और महाअघाड़ी की सरकार पूरी तरह से फ्रंट फुट पे आके खेल रही है, आप देख सकते हैं गरिमा। और ये हमने प्रदेश में एक पूरी तरह से मोहर लगा दी थी, 1 महीने पहले ही कह चुके थे कि यहाँ पे खिचड़ी पड़ रही है और बीजेपी को डेंट लगेगी गरिमा। तो जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया और स्वदेश न्यूज की जो आपने खबर लगातार आप बता रहे थे उसका असर भी हमने देखा है, लगातार स्थितियां भी इसी तरह से रही। आगामी आने वाले वक्त में अगर महाराष्ट्र की अगर हम स्थितियों की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए कितना मुश्किल, क्योंकि गठबंधन के साथ यहाँ पर सरकार में है लेकिन स्थितियां लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा बुरी नजर आई है, यानी जनता ने ही तय किया है। और फिर जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो भी स्थितियां ऐसी ही देखी जा सकती है। गरिमा, मैं शुरू से बता रहा था कि मराठा आरक्षण को लेके कहीं ना कहीं बीजेपी डेंट लगेगी। जो हम सब कवर कर रहे थे स्वदेश पे, तो मराठा जो जिस तरह से मनोज जरांगे पार्टी को सिलेंडर किया, उनको दबाव में रख के जिस तरह से आंदोलन को दबाया गया, तो वहीं पे देखा जाता है मराठा जितने हैं वो क्या नाम है नाराज हो चुके हैं। ओबीसी और मराठा आरक्षण को लड़ा दिया गया, आपस में लड़ा दी गई ये एनडीए गवर्नमेंट ने। और जहां तक मैंने बोला था सुप्रीम कोर्ट में जाके ये लुढ़क जाएगा,
तो उसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखा गया। मराठा आरक्षण का जो प्रभाव है, जो मराठी नाराज हो गए और मराठी वोट बैंक बंटने की वजह से बीजेपी को डेंट लगी, ओबीसी वोट बैंक भी बट गई। उसके कारण जो आज रिजल्ट आया जो कल, तो उसका नतीजा था, शुरू से अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे अपने को कायम रखे, अपने बाला साहब ठाकरे की जो रुतबा थी उसको कायम रखे। ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी की एक तरफा बढ़त ये बताने के लिए काफी है कि पिछली राज्य सरकार से लोगों की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। पिछड़े और आदिवासी बाहुल्य वाले राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल का बीजेपी के संतोष पांडे से मात खाना राज्यों के सियासी तस्वीर की पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देता है। राज्य में संघ और उसके आनुषंगिक संगठन ने और आदिवासियों ने इसके बीच लंबे वक्त से अपनी सक्रियता बनाए रखी है। बीजेपी को संघ की इस मेहनत का फायदा किस तरह मिला, इसे बस्तर के परिणामों से समझा जा सकता है। यहाँ बीजेपी की ओर से उतरे महेश कश्यप वेब के सक्रिय कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन सियासत के लिहाज से अनजान चेहरे हैं। साफ है कि जनता का ये समर्थन प्रत्याशी के बजाय संगठन के प्रति है। इसी तरह कांकेर से बढ़त बनाने वाले भोगराज नाग भी धर्मांतरण विरोधी कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं। कुल मिलाकर संघ के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में वर्षों की सक्रियता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रत्याशियों की अपनी छवि ने एक ऐसा समीकरण बनाया है जिसकी काट ढूंढने में कांग्रेस करीब करीब नाकाम रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी जयदास मानिकपुरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जयदास, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमने देखा विधानसभा चुनाव के जिस तरह से परिणाम सामने आए थे, बीजेपी ने यहां पर बड़ी जीत दर्ज कराई थी और अब लोकसभा चुनाव के परिणाम बिल्कुल अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं। हालांकि अब 10 सीटों पर बीजेपी काबिज है और सिर्फ एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। आगामी आने वाले वक्त में जिस तरह से देखें कि छत्तीसगढ़ की क्या कुछ स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि भूपेश बघेल तक को जनता ने नकार दिया है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए कल जो है परिणाम आ चुके हैं और इस 11 लोकसभा सीटों में जो है बीजेपी ने बम्पर 10 सीटों पर जो है कब्जा किया है। सिर्फ एक सीट जो कोरबा लोकसभा क्षेत्र आता है वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो विजयी हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे थे, तो कहीं न कहीं उनको जो है वहां के जो जनता है उनकी नाराजगी झेलने को मिला है, क्योंकि 40,000 से भी ऊपर वोटों से वे चुनाव हारे हैं और कहीं न कहीं जो उनकी सरकार में जो तमाम तरीके के जो भ्रष्टाचार सामने आए थे वो एक वजह हो सकता है। वही दूसरी बात अगर हम करें अन्य जो मंत्री की जो बस्तर से चुनाव लड़े, कवासी लखमा है, दिग्गज मंत्री है, दिग्गज नेता है कांग्रेस के, जो अभी मौजूदा वहां के विधायक भी हैं। इसके अलावा अगर बात करें शिव डहरिया की, जो पूर्व मंत्री भी रहे छत्तीसगढ़ शासन में, कांग्रेस की शासन में, तो कहा जा सकता है कि जितने भी दिग्गज कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे वे परास्त हुए हैं। वही बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी जो है 10 सीटें लेकर आई है, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो पहले से ही बनाकर वे चल रहे थे। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की उसके बाद से वे ही लोकसभा चुनाव में जो है आगे बढ़ चुके थे, लोकसभा की तैयारियां कर रहे थे चुनाव की। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तमाम जो मोदी की गारंटी जो है छत्तीसगढ़ में की बात की गई बीजेपी के द्वारा। इसके अलावा जो है महतारी वंदन योजना, उसको लेकर जो कहीं न कहीं महिलाओं में उत्साह देखने को मिला था, जिसके फलस्वरूप जो है आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है 10 सीटें लेकर गई है। जी ठीक है जयदास, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आदिवासी इलाकों में लगातार हमने देखा कि बीजेपी का चुनाधार बढ़ा है। चलिए पांचवी और आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां इंदौर लोकसभा सीट इस बार काफी चर्चाओं में रही। पहले यहां से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिससे कांग्रेस का कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं हो सका और अब चुनाव नतीजों में ये सीट नोटा को पड़े वोटों के चलते चर्चा में आ गई है। यहां से बीजेपी के शंकर लालवानी ने 10.09 लाख वोटों से जीत दर्ज कराई। उन्हें 12,26,751 वोट मिले हैं। बीजेपी के प्रत्याशी की जीत से इतर इस सीट पर दूसरे नंबर पर नोटा रहा। नोटा को यहां से 2,18,674 वोट मिले। इंदौर में असाधारण परिणाम यह है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अब तक नोटा को इतने वोट कभी नहीं मिले थे। पिछला नोटा रिकॉर्ड गोपालगंज बिहार में 2019 में था, जब 51,660 मतदाताओं ने इस विकल्प को चुना था। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ
इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ चेतन सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन, जिस तरह से इंदौर लगातार अपने रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है और अब गोपालगंज को पछाड़कर इंदौर नोटा में वोट डालने के लिए अव्वल आया है, लेकिन इसके साथ ही शंकर लालवानी को भी बड़ी जीत यहां पर मिली है। अब इंदौर की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है बीजेपी कार्यालयों में? हालांकि हमने देखा कि लगातार जो जीत का जश्न है वो भी मनाया जा रहा है। जी गरिमा, जिस तरीके से बात करी जाए तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। इंदौर के अंदर 2,58,674 वोट नोटा को मिले हैं सीधे तौर पर, तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड मिला है नोटा को लेकर। ये रिकॉर्ड पहले गोपालगंज बिहार में 2019 का था, जब वहां पर 51,660 मतदाताओं ने इस विकल्प को चुना था। पर इस बार कहीं ना कहीं बड़ा रिकॉर्ड इंदौर में बना है। तो एक बड़ा रिकॉर्ड बना तो जरूर है, पर कहीं ना कहीं ये जो रिकॉर्ड बना है इससे एक नाराजगी भी जाहिर होती है उन मतदाताओं को जिन्होंने मत नहीं डालते सीधे तौर नोटा में मत डाला है। और वहीं पर बात कर ली जाए इंदौर की, तो इंदौर में सीधे तौर पर यहाँ से बीजेपी की जो शंकर लालवानी ने, उन्होंने 10,09,000 वोट उनको मिले हैं। और बता दें दूसरी 12,26,751 वोट मिले हैं बीजेपी के प्रत्याशी की जीत। इस अंतर से बता दूं कि इस सीट पर दूसरा नंबर नोटा रहा है। तो ये काफी प्रमुख सीट थी इंदौर की। और इंदौर की बात करें तो आर्थिक राजधानी इंदौर है, जिसको लेकर काफी चर्चाओं में रही थी ये सीट। और जिसे तो बता दूं, कल ये सब कुछ होने के बाद कल की बात कर ली जाए तो कल कैबिनेट जो मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी एक बड़ा बयान साझा किया है। उसमें उन्होंने किया है सीधे तौर पर कि यहाँ से अक्षय क्रांति बम जो कांग्रेस को। ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।